अमेरिका में साल 2000 के डॉट कॉम बबल को याद करके लोग अभी भी थर-थर कांपते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सूरत ही बदल गई थी उस साल। उसके बाद आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां फिर से सैकड़ों कंपनीज बंद होती हैं, लाखों नौकरियां जाती हैं। लेकिन वो सब अब बच्चों का खेल लगने लगा है अगर आप 2025 के टेक तूफान को देखेंगे। यूएस टेक स्टॉक्स को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया कंपनी, अमेरिका की टेक बादशाह जिसे कहा जाता है, उसके $600 बिलियन गायब हो जाते हैं घंटों के अंदर। अमेरिका के पूरे इतिहास में इतना बड़ा सदमा आज तक किसी एक कंपनी को इतनी जल्दी नहीं लगा है। $600 बिलियन कितना होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन करीबन $200 बिलियन की बताई जाती है। और तो और इस खून खराबे के जिम्मेदार को बताया जाता है एक छोटी सी चाइनीज कंपनी और कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स, जिन्होंने डीप सीक R1 मॉडल रिलीज किया है। एक ऐसा नायाब और एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो एआई की दुनिया में एक नया मोड़ ले आया है कुछ ही दिनों के अंदर, और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के वर्चस्व का सत्यानाश कर दिया है। ये डीप सीक किस बला का नाम है, ये समझते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आज अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बन चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाइना ने यह बात साफ कर दी है कि साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, इस दुनिया में वो विश्व गुरु बनने के कगार पर आ चुका है। 6th जेन फाइटर, आर्टिफिशियल सन प्रोटोटाइप, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस, रीयूजेबल रॉकेट, क्वांटम कंप्यूटर्स, लगभग हर डिपार्टमेंट में चाइना यूएस की बराबरी करने में लगा हुआ है। और जैसा कि डीप सीक ने दिखा दिया है, कुछ जगह यूएस से आगे चले गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। अमेरिका में इस खतरे को ऑलरेडी पहचान के चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कोशिश कर रही है कि अपनी लीड बरकरार रखे, चाइना को रोक दे। लेकिन वहीं इंडिया में चाइना की कोई भी हरकत होती है तो हम एकदम चुप हो जाते हैं। सरकारी महकमे में, गोदी मीडिया में, ड्राइंग रूम में बैठे अंकिल सब अजीब सन्नाटे में चले जाते हैं। गालवान में चीनी सैनिक घुस आते हैं, चुप्पी। वहीं हमारे सरहद पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला हो जाता है, चुप्पी। हम उनसे 2024 में रिकॉर्ड ताबड़तोड़ $120 बिलियन का सामान इंपोर्ट कराते हैं, चुप्पी। और अब इस नए एआई क्रांति पर भी चुप्पी। उल्टा वहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि देखो हम कितना अच्छा कॉन्सर्ट का आयोजन करते हैं। ये एक सेंट्रल मिनिस्टर का क्या काम रह गया है? और फकीरी यही नहीं रुकती है। मंत्रिमंडल और महकमे में मटन, मुस्लिम, मस्जिद, मंगल सूत्र, मछली, ये सबसे फुर्सत कहां मिलती है? और आईआईटीज में तो यह डिबेट चल रहा है कि भैया मेस में नॉनवेज फूड अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद आईआईटी के डायरेक्टर इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि गौमूत्र के कितने फायदे होते हैं। हां भाई, फायदे होते हैं। मैं भी नहा लूंगा गौमूत्र में। बस एक बात की गारंटी मुझे दे दो कि यह करने से हम चाइना को किसी भी तरीके से उनकी बराबरी कर पाएंगे या उनको हरा पाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि क्या चाइना और यूएस टेक्नोलॉजी वॉर में इंडिया अब कहीं भी नहीं रह गया है इस रेस में। कल तक जिस चाइना का हम मजाक उड़ाया करते थे सस्ते अनरिलायबल प्रोडक्ट्स के लिए, आज वो हमसे इतना आगे निकल गया है, यूएसए की बराबरी कर रहा है। एक रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट सरकार ने एआई जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इतनी महारती कैसे हासिल कर ली? और क्या अब हम इस नफरत अस वर्सेस देम खतरे में है कि राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के लिए, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए बात करेंगे? खासकर कि तब जब आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। या हम यह सोचकर खुश हो जाएंगे कि अब्दुल तो अभी भी टाइट है, और यह देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में देखिए अभी तक कुर्सियां नहीं लगाई गई हैं क्रिकेट मैच के लिए। व्हाट लूजर्स। 22 जनवरी को चाइना एक प्रोडक्ट निकालता है जो सिलिकॉन वैली के टेक एलीट को एक गहरा सदमा पहुंचाता है। ग्लोबल एआई मार्केट के नियम कानून ही बदल देता है। डीपसीक एक छोटी अपकमिंग चाइनीज टेक कंपनी का प्रोडक्ट है। वो कंपनी के फाउंडिंग के 2 साल तक नहीं हुए हैं। उनका एआई मॉडल है। ये एआई मॉडल ओपन एआई और मेटा के लेटेस्ट मॉडल को टक्कर देता है, बल्कि कई सारे पैमानों पर, कई सारे पैरामीटर्स पर उनसे आगे भी चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, बात यहीं नहीं रुकती है। डीपसीक को अपने लेटेस्ट R1 मॉडल को सिर्फ $5.6 मिलियन के बजट में ट्रेन किया गया है। एक मॉडल को ट्रेन करने में काफी एफर्ट लगता है, सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना होता है। ज्यादातर एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि यह 100 गुना कम है यूएस टेक जायंट्स के ट्रेनिंग कॉस्ट से, 100 गुना कम।
रेगुलर यूजर्स के लिए डीप सीक का अपना जो R1 मॉडल है उसे फ्री टू यूज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है इसका अडॉप्शन काफी तेज होगा। ओपन एआई, चैट जीपीटी के जो प्रीमियम प्लान्स होते हैं उसके लिए पैसे लगते हैं। और जो बिग टोकन कंप्यूटिंग होता है, यानी जो बड़े फर्म्स जो बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करेंगे अपने कॉर्पोरेट यूज के लिए, उस मामले में भी डीप सीक R1 चैट जीपीटी से 30 गुना ज्यादा सस्ता है। याद रखिए, ये वही चाइना है जिसपे यूएस ने बार बार सालों से कंप्यूटिंग चिप्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे ताकि वो एआई रेस में कहीं आसपास भी बराबरी ना कर पाए। पर यही एक छोटी सी चाइनीज कंपनी ने पुराने आउटडेटेड चिप्स का इस्तेमाल करके यूएस टेक जायंट्स को धूल चटा दी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ओपन एआई, मेटा का कोई कॉपी करके चीप वर्जन निकाल दिया है एआई का। उन्होंने एआई को री इमेजिन किया है। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिशनल एआई सोच लीजिए एक नंबर को लिखेगा तो वो 32 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखता है फॉर एक्यूरेसी। डीपसीक ने कहा कि अरे हम सिर्फ अगर 8 डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल करें तब भी उतना ही लगभग एक्यूरेट रहेगा, लेकिन 75% मेमोरी कंजम्पशन घट जाती है। नॉर्मल एआई एक एक अक्षर को पढ़ता है एक फर्स्ट ग्रेडर की तरह। अगर आपने सवाल पूछा तो वो पढ़ेगा द, कैट, सैट। डीपसीक क्या करता है, पूरा फ्रेज को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 2 गुना ज्यादा फास्टर होता है। 100% नहीं बट 90% एक्यूरेसी होता है। लेकिन जब आप बिलियंस ऑफ वर्ड्स प्रोसेस करते हो तो यह काफी अच्छा रिजल्ट दे देता है। ट्रेडिशनल मॉडल 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं, सब कुछ आंक रहे होते हैं। डीपसीक करता है कि भैया हमने सिर्फ 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं और उसमें सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स एक साथ एक्टिव रहेंगे। बाकी को हम समन कर सकते हैं, माने अगर कोई चीज जरूरत हो, टास्क जरूरत हो तो हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका नेट रिजल्ट यह होता है कि ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की वो बहुत कम जाती है। स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स नहीं, आप अपने गेमिंग पीसी पर इस एआई सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। साथ ही साथ मैसिव पावर सेविंग होती है। पूरा का पूरा फैक्ट्री नहीं चाहिए होता है आपको इस कंप्यूटर को चलाने के लिए। और साथ में साथ जो हाई एंड चिप्स होते हैं, महंगे चिप्स होते हैं, उसकी भी दरकार नहीं है। इसीलिए एनवीडिया के शेयर्स के साथ जो हुआ वो हुआ। इसी के साथ साथ सबसे करारा जो हिट मिला है जो अमेरिकन टेक कंपनीज, एआई कंपनीज है, कि इसको ओपन सोर्स बना दिया गया है। ओपन सोर्स का यह मतलब है कि चाइना ने इस एल्गोरिथम को छुपाया नहीं है। यह डीपसीक कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आकर कोई चीज ऐसे ही पेडल की जा रही है, यह प्रोपेगेंडा है। आप इसको खोल के, टोल के, टटोल के, इसके पैरामीटर्स चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और ये दुनिया भर में लोग आज के डेट में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े एआई सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा अच्छा डीप सीक काम करता है, और वो भी बिना महंगे हार्डवेयर के या पावर रिक्वायरमेंट के। सवाल अब यहां आता है कि इस पूरे एआई रेस के बारे में जो दुनिया बात कर रही है, वहां इंडिया कहां आता है? हमने क्या पहले ही हारी मान ली है? दुख की बात यह है कि पीक 15 के राजन आनंद ने सैम ऑल्टमैन से यही सवाल 2 साल पहले पूछा था कि क्या इंडिया में सस्ते दामों पर कोई फाउंडेशनल एआई मॉडल पर काम कर सकता है। Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building foundational models? How should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. I think it is pretty hopeless, but आज इसी सैम ऑल्टमैन, गरूर देखा था ना, ये गरूर अब चूर चूर हो चुका है क्योंकि डीपसीक ने ओपन एआई के फॉर्मूले को खोखला साबित कर दिया है। एआई को चलाने के लिए बड़ा बड़ा $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े महंगे चिप्स, बड़ा बड़ा पावर सोर्स, बड़े बड़े सर्वर फार्म्स की जरूरत नहीं होती है। और सैम ऑल्टमैन एंड ओपन एआई का यही फंडा था कि बड़ा बड़ा पैसा खींचो और फिर लोगों को चार्ज करो, और उसी की वजह से इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि राजन की बात सही निकली। 10 मिलियन नहीं, $6 मिलियन से भी कम में ओपन एआई से बेटर फाउंडेशनल मॉडल खड़ा कर दिया 2 साल से कम में। प्रॉब्लम यह है कि यह इंडिया में नहीं हुआ, यह चाइना में हुआ। और दुख की बात चाइना में हुआ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक टाइम था जब अमेरिका को हम मुंहतोड़ जवाब देते थे। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से बोला कि हमें आप अपना क्रे XMP सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, हमें वेदर प्रेडिक्शन के लिए चाहिए। अमेरिका ने कहा जाओ यहां से निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं देंगे क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए करोगे, न्यूक्लियर बम बना दोगे, इसीलिए हम नहीं देंगे। इंडिया ने हार नहीं मानी। हमारे सरकार ने पूरा टास्क फोर्स बैठाया और परम 8000 सुपर कंप्यूटर, इंडिया का अपना पहला सुपर कंप्यूटर हमने डेवलप किया। हमारे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, जिसको कहा जाता है CDAC,
यूएस ने फिर से अपने हथकंडे अपनाए, रशिया को 1993 में आर्म ट्विस्ट किया, कहा कि तुम इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, जो कि हमारे इसरो को चाहिए था हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, अपने जीएसएलवी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको आईसीबीएम रॉकेट्स में भी, न्यूक्लियर रॉकेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने फिर से हार नहीं मानी, खुद टाइम लगाकर, मेहनत लगाकर वो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो बहुत कम देशों के पास आज भी है, और हमने अपना जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन आज पता नहीं क्यों हमने हार मान ली है। एआई की दुनिया में अगर आप हमसे पूछो तो हमने फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए चेष्टा तक नहीं की। जैसा हमने पहले हार मान के ही हम बैठे थे कि भैया उन्होंने ओपन एआई ने कर लिया है, हम कुछ नहीं करेंगे, और यही चाइना बाजी मार ले गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एआई की बात आज नहीं कर रहे हैं हम देशभक्त पर। आप स्पेस स्टेशन ले लो, रियूजेबल रॉकेट ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, फाइटर एयरक्राफ्ट ले लो, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी ले लो, यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग ले लो। हर जगह एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में। सुपर पावर वर्सेस अपकमिंग सुपर पावर, 21st सेंचुरी का कौन बनेगा विश्व गुरु का फाइट चल रहा है, और इंडिया इसमें नजर नहीं आ रहा है। एक जियोपॉलिटिकल शतरंज चल रहा है। चाइना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसे चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया हम अपने पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, क्योंकि टेक वॉर तो हमें दिखता नहीं है। दुनिया 50 साल आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, हम 500 साल पहले की खुदाई में लगे हुए हैं। देख लीजिए कुछ सैंपल। 1948 में चाइना आजाद होता है, प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ केयर पर फोकस करता है। 1978 में इकोनॉमी लिबरलाइज होती है, और एक वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स और यंग पॉपुलेशन ने फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जो प्रॉफिट हुआ, चाइनीज सरकार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनीज और भी आती रहती हैं। देखते ही देखते चाइना की काया पलट हो जाती है। 1990 में इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट इक्वल थी, और अब चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा है औसतन आमदनी में। एक एवरेज चाइनीज हमसे 5 गुना ज्यादा अमीर है। आज चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 30% प्रोडक्शन उसके पास है। नंबर 2, 3, 4, 5 देशों को मिला भी लो, तब भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना को टक्कर नहीं दे पाती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया से 10 गुना ज्यादा आगे है चाइना। जो बाइडेन ने 2012 में यह बयान दिया था कि चाइना की तानाशाही सिस्टम, में उनका जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, उससे कभी इनोवेशन नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम में ना फ्री थिंकिंग, फ्री थॉट को इंकरेजमेंट नहीं मिलती है। एक विश्वास था यूएस को कि हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में वही नंबर 1 रहेंगे, सिलिकॉन वैली का वर्चस्व रहेगा, और ज्यादातर लोग यह विश्वास भी करते हैं। पर यह चीज शायद प्रेसिडेंट जी ने पर्सनली ले ली। 2015 में जी ने मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम लॉन्च किया। मकसद था कि अब चाइना सिर्फ लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी बनाएगा। इनफैक्ट उससे भी पहले मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी लॉन्च किया था, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। अब देखते हैं 10 सालों में चाइना ने क्या किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में अगर आप देखें तो चाइना ने भर भर कर R&D में इन्वेस्ट किया। 2023 में अगर आप देखें तो चाइना का R&D स्पेंड $723 बिलियन था। 1 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं सिर्फ R&D स्पेंडिंग में। यह ऑलमोस्ट यूएस के R&D स्पेंडिंग को टक्कर देता है, और हमसे 10 गुना ज्यादा, इंडिया से 10 गुना ज्यादा स्पेंडिंग है। यह स्पेंडिंग चाइना के इकोनॉमिक पावर की वजह से हो पाया। अब इसी इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में $450 बिलियन का चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगा दिया। बाइडेन सरकार ने भी इसको कंटिन्यू किया कि चाइना को थोड़ा सा काबू में कर लिया जाए। अब बदले में चाइना ने अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया, हार नहीं माना। पिछले 10 सालों में आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड को डबल किया। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना ने 150 देशों में कुल $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया, ताकि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ वो डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस ग्रो कर पाए, अपना वर्चस्व वहां स्थापित कर पाए। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन के चलते कम्युनिस्ट चाइना की इकोनॉमी को वो संभाल पाए और टेक रेस में भी इन्वेस्ट कर पाए। रेस का पहला पहलू था रिन्यूएबल एनर्जी। आप सोचिए कितनी सोच से इन लोग काम कर रहे हैं। चाइना ने समझ लिया कि यूएस अगर उनके साथ जंग करेगा तो सबसे पहले सी रूट से ऑयल शिपमेंट्स को ब्लॉक करेगा, और चाइनीज इकोनॉमी तबाह हो जाएगी जब उसके पास एनर्जी सप्लाई नहीं रहेगा। इसीलिए ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया, ताकि चाइना आत्मनिर्भर बन सके। सोलर सेल पर अगर आप देखें तो दुनिया का 80% सोलर सेल प्रोडक्शन चाइना में होता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी। चाइना ने सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन कॉस्ट 15
सेंट पर वॉट है, 15 सेंट्स पर वॉट। यूएसए से भी 20% कम है ये। मोदी सरकार ने भी वैसे सोलर सेक्टर में काफी फोकस किया है, मगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में हम चाइना के आसपास भी नहीं भटकते हैं, और कॉस्ट पर वॉट में चाइना हमसे कई गुना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, 2024 में ग्लोबल ईवी सेल्स में 60% सेल्स चाइना में हुई। चाइना में पूरी 11 मिलियन ईवी गाड़ियां की बिक्री हुई। चाइना में टोटल कार सेल्स में 50% से ज्यादा ईवी सेल्स होती हैं। इंडिया में वो नंबर सिर्फ 2% है। 2020 में यूएस ने कहा कि हम चाइना के हुआवे को कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं बेचेंगे। फिर 2022 में बाइडेन ने यूएस टू चाइना कंप्यूटिंग चिप एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट बैन लगा दिया, और 2024 आते आते टोटल कंप्यूटिंग चिप बैन लग चुका है। और दुनिया में किसी भी कंपनी के कंप्यूटिंग चिप्स में अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है तो वो चाइनीज कंपनीज को चिप नहीं बेच सकती हैं। आप सोचिए कितने कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब इसका असर तो पड़ा है। चाइना खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक नहीं बना पाया है, मगर इसी आपदा में भी डीप सीक ने अवसर ढूंढा। डीप सीक ने पुराने कंप्यूटर्स और कहीं कहीं इंपोर्टेड चिप्स का इस्तेमाल करके एक नई एआई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, जिसको दुनिया में रिलीज कर दिया है। और अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड के बारे में बात करें तो पिछले ही महीने चाइना ने टिनयान 504 रिलीज किया है। दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर में से एक अब इसे माना जाता है। 2011 में यूएस ने चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने एस्ट्रोनॉट भेजने से भी बंद कर दिया। तो 2021 में चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। 3 एस्ट्रोनॉट्स का परमानेंट क्रू भी वहीं बैठा दिया। एक 21st सेंचुरी रेस टू द मून भी चल रहा है, और चाइना का कहना है कि वो 2030 आने तक वो एक एस्ट्रोनॉट चांद तक भी पहुंचा देगा। वहीं यूएसए ने भी अपना आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया है वापस एस्ट्रोनॉट्स को मून में ले जाने के लिए। तो रेस टू द मून भी चल रहा है। पिछले साल लैंड स्पेस नामक एक चाइनीज कंपनी ने अपने रीयूजेबल रॉकेट्स का एक मॉडल टेस्टिंग भी किया। इंजन री इग्निशन, प्रिसाइज लैंडिंग जैसे कई कोर एरियाज में टेस्टिंग कामयाब थी। इस कंपनी ने अब चाइनीज सरकार भी उसको फंड कर रही है। शायद 2025 में स्पेसएक्स को भी यहां टक्कर मिलने वाला है। वैसे मस्क को काफी टक्कर चाइना से मिलने वाली है। कुछ दिनों पहले चाइना के चैंगवेंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने सक्सेसफुली 100 GB डेटा पर सेकेंड सैटेलाइट टू ग्राउंड ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफर हासिल की है। यह दुनिया का फास्टेस्ट ट्रांसफर स्पीड है बिटवीन स्पेस एंड अर्थ। मस्क के स्टारलिंक को भी पीछे छोड़ दिया। 1 गुना 2 गुना नहीं, स्टारलिंक से पूरा 10 गुना ज्यादा ट्रांसफर स्पीड फास्टर था। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भी रेस चल रही है। 26 दिसंबर 2024 को चाइना के चेंडू शहर में दुनिया में सबसे पहली बार एक 6th जनरेशन फाइटर को हवा में देखा गया। यूएस का 6th जनरेशन फाइटर अभी तक पब्लिक में नहीं देखा गया है। इंडिया भी अभी 4th जनरेशन पर अटका हुआ है। 5th जनरेशन के लिए अभी शायद 10 साल और इंतजार करना पड़ा। हाल इतनी खराब है कि इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2010 में जो 40 तेजस फाइटर्स ऑर्डर किए थे वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। एचएएल का कहना है कि यूएस से कुछ पार्ट्स आने थे, वो नहीं आए हैं। वहां चाइना अपनी सप्लाई चेन को आत्मनिर्भर बना चुका है। हर चीज के लिए यूएस पर वो डिपेंड नहीं करता है। ऐसे कई और फील्ड्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, नेवल टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब सारे फील्ड के बारे में बात करने लगेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन एक आखिरी फील्ड मेंशन करूंगा जहां कुछ ही हफ्तों पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो प्रोसेस जिससे सूरज एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अभी तक ये सारे जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये न्यूक्लियर फिशन से चलते हैं, पर दिक्कत ये होती है कि इससे काफी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। थ्योरेटिकली फ्यूजन रिएक्टर्स बनाना संभव है और इनसे बेहद कम रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनता है, पर यह बहुत मुश्किल है बनाना क्योंकि बेहद हाई टेम्परेचर्स मेंटेन करने होते हैं इसको काम करने के लिए। लेकिन दिसंबर 30, 2024 को चाइना के ईस्ट रिएक्टर में इन्होंने एक रिकॉर्ड को तोड़ा। 1000 सेकेंड से ज्यादा प्लाज्मा कंफाइनमेंट रखा, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन रखा। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस माने सूरज का तापमान मेंटेन रखा। और यह क्रूशल कदम है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसे एक दिन जीरो एमिशन पर मास एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अब आप सोचिए, जिस देश के पास यह टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने इसको मास्टर कर लिया, वो एनर्जी के क्षेत्र में अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। हाल ही में चाइना ने करीबन $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस की घोषणा की। ये माने दुनिया भर में सामान खरीद के, दुनिया भर को सामान बेच के चाइना को कितना पैसा मिला? $1 ट्रिलियन। इसमें हमारा भी काफी योगदान है। भारत ने करीब $100 बिलियन तो एक्स्ट्रा चाइना को ही दिए हैं। कहने के लिए तो हम भी यूएस और चाइना के बाद नंबर 3 जीडीपी बनने वाले हैं, लेकिन असली रेस में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और इस रेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।
हमारे पास ना गूगल है, ना ओपन एआई है, ना आज डीप सीक है, लेकिन हम जरूर ये करते हैं, व्हाट्सएप पर अमेरिकन टेक कंपनीज के सीईओज को इंडियंस बताकर फास्ट फॉरवर्ड सबको कर देते हैं। कहते हैं देखो इंडियंस का राज चल रहा है अमेरिका में, जबकि सच तो यह है कि उनमें से एक भी सिटीजन इंडिया का नहीं है साहब, सिटीजनशिप छोड़कर भाग चुके हैं। प्रॉब्लम यहां पैसों की भी नहीं है। टीसीएस, इंफोसिस, अंबानी जैसे लोग ने एआई प्रोजेक्ट शुरू तो किए और इन कंपनीज के लिए 50, 60, 6 तो बहुत कम है, 50-60 बिलियन डॉलर भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन किसी के पास ना विजन था, ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी था और शायद टैलेंट भी नहीं दिखा होगा। कुछ सरकारी स्कीम्स भी थी, मगर हम यूएस और चाइना दोनों से ही अब सदियों पीछे रह गए हैं। यह बात हमको माननी पड़ेगी कि हमने अपना साइंटिफिक सोच कहीं खो दिया है। हमारे पास टैलेंट है तो बहुत, लेकिन पर वो टैलेंट अमेरिका जाकर वहां की कंपनी में काम करना चाहता है और हम इस ब्रेन ड्रेन को सेलिब्रेट भी करते हैं। वहीं चाइना, ताइवान, जर्मनी जैसे कंट्रीज सेमीकंडक्टर साइंटिस्ट को अट्रैक्टिव पैकेजेस में वापस लाते हैं, अपने देश में खींचने की कोशिश करते हैं। चाइना अपने टैलेंट को दूसरे देशों में जाने से अब रोकने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के फॉक्सकॉन फैक्ट्री में जो चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको चाइना की सरकार ने कहा कोई जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ, तुम लोग वापस आ जाओ, और जरूरी इक्विपमेंट को भी डिले कर रहे हैं। माने चाहे यूएस चाइना को सामान ना दे, चाइना इंडिया को सामान ना दे, खेल सिंपल है, समझ लीजिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में ना कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब अपना अपना देख रहे हैं। मेड इन चाइना 2025 के 80% गोल्स अचीव भी हो गए। इस सक्सेस के बाद अब जी अपने विजन 2035 पर फोकस कर रहे हैं। मेगा सिटीज बनाना, एआई टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स तक लाना, यानी अगले 10-20 साल के लिए क्लियर विजन है, एग्जीक्यूशन पाथ है। ख्याली पलाव नहीं पक रहा है यहां। एक प्लान के सक्सेस के बुनियाद के ऊपर दूसरा प्लान बनाया जा रहा है। इधर मोदी सरकार के मेक इन इंडिया का एक भी टारगेट हासिल नहीं हुआ है। इंडस्ट्री ग्रोथ जो 12-14% का टारगेट था, वो 4% के आसपास डगमगा रहा है। 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाने की बात हुई थी, उल्टा जॉब्स घट रही है। एफडीआई सेक्टर में देख लीजिए, कंजम्पशन कैपेसिटी देख लीजिए, सेविंग्स देख लीजिए, क्रेडिट हिस्ट्री देख लीजिए, सब डगमगा चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ का हाल आप देख चुके हैं। पर अब भी हम विकसित भारत 2047 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। प्लान क्या है मालूम नहीं है, नारा है, बस उसी को लगाते रहो, उसी को जपते रहो। चाइना प्लस वन पॉलिसी से हमें फायदा होने वाला था, फायदा हुआ, वियतनाम को हुआ, थाईलैंड को हुआ, हमको नहीं हुआ। और ऐसा क्यों है? हमें इस पूरे चाइना यूएस टेक रेस में चाइना की ग्रोथ स्टोरी से क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमें अपने फंडामेंटल्स पर वापस ध्यान देना होगा। एआई, फाइटर जेट, स्पेस स्टेशन, न्यूक्लियर फिशन, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुनियादी हकीकत तो यही है कि बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर ध्यान देना होगा। अगर हम प्राइमरी स्कूल्स में ठीक से उसमें पढ़ाई नहीं कराएंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के लीडरशिप का सपना ही हम बस देखते रह जाएंगे। लेकिन आप तो जानते हैं आजकल तो एजुकेशन तो बैड वर्ड हो गया है, कस वर्ड हो गया है। विकास के बारे में अगर आप बात करोगे, प्रोग्रेशन के बारे में अगर आप बात करोगे, दुनिया के बारे में आप बात करोगे, वो तो आप नेगेटिव हो जाओगे। गुंडागर्दी और छपरीगिरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आजकल। भारत सरकार खुद का डेटा देख लीजिए कि स्कूल एनरोलमेंट 2023-2024 में पिछले एक साल में 1 करोड़ घटा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती है नहीं नहीं, वो तो हमने डेटा को क्लीन अप किया है, इसीलिए 1 करोड़ का घटाई दिख रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई, आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन 2024 के बजट में सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो देश में यूनिवर्सिटी को एजुकेशन और रिसर्च फंडिंग देते हैं, उसका खुद ही बजटरी एलोकेशन 61% कम कर दिया है। तो कितना फोकस है रिसर्च पर, एकेडमिक्स पर सरकार का, ये आप खुद ही समझ लीजिए। वहां यूएस चाइना के रेस में और तेजी हो रही है। 21st सेंचुरी में आने वाले जो 70 साल अब हैं, उसमें दबदबा किसका होगा, वो रेस चल रहा है। और हम यहां 70 साल में किसकी गलती है उस पर पड़े हुए हैं। नेहरू की गलती, बाबर की गलती में अटके हुए हैं। नेताओं को देखकर लगता तो नहीं है कि एजुकेशन से उनको कोई लेना देना है, मतलब है बस अस वर्सेस देम कराते रहो और पिछली गलतियां गिनाते रहो, 500 साल पहले की खुदाई कराते रहो। अगर इसी घटिया सोच में हम फंसे पड़े रहे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कुछ ही साल में ना चाइना 50 साल नहीं, अब 500 साल आगे चले जाएगा और हम यही खुदाई करने में बिजी रह जाएंगे।